अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर छोड़ने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 कंट्रोवर्सीज का उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाब दिया। इन पिछले 1.5 वर्षों में इन तनाज़ात ने ऐवान सदर को घेरे रखा और पहली मरतबा सदर जिसने अपने मनसब को छोड़ दिया, शायद तारीख में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो फौरी तौर पर सदर आरिफ अलवी साहब ने की है और इन कंट्रोवर्सीज का बाकायदा तौर पर जवाब दिया। आपको याद होगा कि आर्टिकल 6 का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया और जब मुल्क में वक्त पर इंतखाबात नहीं हुए, तारीख देने के मामले पर सवाल आया तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने यह कहा कि जनाब इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लग सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है। इस पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया गया जो उस वक्त की हुकूमत थी, वजारत कानून की तरफ से भी, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस ख़त का जवाब नहीं दिया। अल्फाज क्या थे कि जनाब आप अपनी हदूद क़यूद में रहे और हमें पता है कि ये काम किसका है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बाज नहीं आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से ये रिमार्क्स जो हैं दिए हैं। इस पर सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि अगर किसी ने अपना शौक़ पूरा करना है तो वो शौक़ पूरा कर सकता है और आप शौक से आर्टिकल 6 लगाएं। और मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक ये चीज़ें जो हैं कही गई, जबकि कहने वालों को भी ये शायद मालूम था कि अगर हमने इसे फैसले में लिख दिया तो इसे साबित करना शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि व्यूअर्स उस वक्त की वजारत कानून ने बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया इन रिमार्क्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जिनके बारे में पाकिस्तान की आवाम को अब उनकी असली जो मालूम हो चुकी है कि वो किस किस्म की गेम जो है इस मुल्क के अंदर खेल रहे थे। व्यूअर्स आपको बता दें कि आरिफ अलवी साहब ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरी चीज़ जिसका जिक्र किया वो नई हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया। आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 की धमकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदालतों ने मेरे खिलाफ अप्रैल 2022 के इक़दाम के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया और ना ही कोई सिफारिश की। इमरान खान के मैंडेट हुकूमत को मानना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी मानना चाहिए और ज़िद लगाने से मामला ठीक नहीं होंगे बल्कि ख़राब हो जाएंगे। मफाहमत के लिए सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को आगे आना होगा और डायलॉग शुरू करना होगा। व्यूअर्स, ये पहला मौका नहीं है जब सदर आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो है मुज़ाकरात की कोशिश न करवाई हो, बल्कि इससे पहले भी जनरल बाजवा की मुलाकातें और ऑब्वियसली जो पैगाम दोनों तरफ से दिया जा रहा था वो सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं बीइंग द प्रेसिडेंट और एक मीडिएटर के वो ये किरदार अदा कर रहे थे कि दोनों को एक पेज पर लाया जाए। लेकिन दोनों तरफ से बर्फ़ जो है वो नहीं पिघली। खान साहब चाहते थे कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जो अब तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पर जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये दूरियां कम नहीं हुई बल्कि इन दूरियों में मज़ीद जो है वो इजाफा हुआ। सदर आरिफ अलवी साहब ने साइफर के मामले के ऊपर ना पहली दफ़ा ये बयान दिया। आपको याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के अंदर यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है ना वो आपका प्रेसिडेंट है। कमांडर इन चीफ जो है मुसल्लह फ़ौज का वो आपका सदर होता है, सदर पाकिस्तान होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? वो सदर साहब हैं। अब उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन और वो जो उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है इसकी बाकायदा तौर पर एक एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान की आवाम और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और साइफर के मामले पर इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है। आपका आइन, आपका हल्फ, आपका जिसके ऊपर आप मुल्क और कौम से ये बाकायदा तौर पर वादा करते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात काम करूँगा और पाकिस्तान के साथ वफ़ादार रहूँगा, मुल्क के साथ वफ़ादार रहूँगा और अपने ओहदे को कभी भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो तकाज़ा क्या करता है? वो ये तकाज़ा यही करता है ना कि आप इन तमाम बातों को जो आप कहते हैं इस पर अमल भी करें। और फिर जो सबसे अहम बात थी कि कौमी राज़ों को बाकायदा तौर पर अपने सीने में रखा जाएगा, आवाम के सामने इन कौमी राज़ों को पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसी हल्फ का तकाज़ा ये भी है कि वो राज जिससे मुल्क और कौम की सलामती दाव पर लग जाए, इन राज़ों को कौम के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये उस हल्फ का तकाज़ा था जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है मुल्क का, रियासत का, उसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान को ये क्लीन चिट दी। साइफर में मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया,
पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने की बात की गई तो खान साहब ने ये तमाम हकीकत उस हल्फ के नाते से और उस हल्फ की एफिलिएशन के साथ जो इमरान खान ने उठाया वो कौम के सामने रख दिया। तो लिहाजा ये गद्दारी नहीं है बल्कि हल्फ के साथ वफादारी है। और ये पहली गवाही जो है वो ऐवान सदर से आई है। और इसके साथ साथ आपको व्यूअर्स आने वाले दिनों के अंदर सदर आरिफ अलवी साहब भी बतौर गवाह जो है वो पेश हो सकते हैं, क्योंकि इस लेटर को ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि दीगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर भी उठाया गया कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अमेरिका कोई डिक्टेशन दे, दो ही बातें हो सकती हैं ना, कि आप उसे मान लें, खामोशी से चुप हो जाएं, तो क्या वो हल्फ से गद्दारी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन क्योंकि आप किसी और की वफादारी कर रहे हैं और इसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे, चुप और खामोशी के दायरे में रहते हुए वारदात डाल रहे हैं, तो कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। इमरान खान ने सिर्फ ये किया कि आवाज़ बुलंद की और कौम के सामने इन तमाम हकाइक को रखा जिसकी सज़ा इमरान खान को आज भी दी जा रही है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो आरिफ अलवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहमियत की हामिल थी, मखसूस नशिस्तों के इशू पर उनसे सवाल भी किए गए, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर मैंने आखिरी गेंद तक जो है वो लड़ाई लड़ी और इस पार्लियामेंट को नामुकम्मल शक्ल में ये काम का आगाज़ करना चाहते थे और मेरे ऊपर प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहा गया कि आप ये करें। मैंने इस शर्त के ऊपर जो समरी थी उस पर दस्तखत किए कि इस उम्मीद के साथ कि मखसूस नशिस्तों का मामला हल कर लिया जाएगा, लेकिन मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं हुआ और आरिफ अलवी साहब को घुटने टेकने पड़े। अब वो जो मर्जी कहें कि जनाब मेरे ऊपर प्रेशर था या जो भी बात है, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मखसूस नशिस्तों का, अगर वो चाहते भी ना क्या होना था, असम्बली सेक्रेटेरिएट से आ जानी थी, या फिर दूसरी इसकी सूरत हाल मौजूद है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तो जो असम्बली का सेशन है वो कॉल कर लिया था, तो आरिफ अलवी साहब की हाँ या ना इसकी कोई अहमियत नहीं थी, इसीलिए कि बात जो फैसला साज हल्के थे या फिर वो लोग जो इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, वो फैसला कर चुके थे कि जनाब अलवी साहब माने या ना माने, हमने इस असम्बली का सेशन जो है वो बुला लेना है। व्यूअर्स, इसके बाद जो अगली चीज़ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कंट्रोवर्सी है वो है 9 मई की। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा आरिफ अलवी साहब भी कर रहे हैं और वो इस चीज़ के हामी हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वाक़यात की तहकीकात बाकायदा तौर पर करवाई जाए। अब एक गलती का बाकायदा तौर पर एक कन्फेशन स्टेटमेंट भी कहना चाहिए जो सदर आरिफ अलवी साहब ने दिया, और उन्होंने ये कहा कि काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजना जो था वो हमारी गलती थी, और यही बात इमरान खान साहब कह रहे थे, क्योंकि उनके नज़दीक ये रेफरेंस उन्होंने नहीं, हुकूमत वक्त यानी इमरान खान की हुकूमत ने नहीं बल्कि कहीं और से आया था, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि सदर साहब आप इस रेफरेंस को भेजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो है वो भेजा गया। अब आखिर में व्यूअर्स, जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई वो इमरान खान से मुलाकात का बाकायदा तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है आरिफ अलवी साहब की तरफ से। वो ये कहते हैं कि अपने वकला को कहा है कि वो अदालत में दरख्वास्त जमा करवाएं, बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है, और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई यानी खान साहब जो हैं वो मेरे लीडर थे और रहेंगे। मैंने उनसे ज़्यादा दयानतदार और ईमानदार आदमी जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं देखा, जो कौम को इकट्ठा करके ऐसी क्वालिटी जिस शख्स में हो जो कौम को इकट्ठा करे। ये किसी दूसरी शख्सियत के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। बात इस हद तक ज़रूर सही है कि इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान नस्ल जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वो लोग सर्वेज बता रहे हैं कि जिनमें तालीम की कमी है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ खड़े हैं, वो नून लीग के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। और आज आपको हकीकत ये भी पता चल गई होगी कि तालीम आम क्यों नहीं होती, क्योंकि वडेरों का, लुटेरों का, डाकुओं का और ऐसे जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ लोग हैं, इनका राज कैसे चलेगा अगर खलकत खुदा जो है वो पढ़ लिख जाएगी। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि शहबाज शरीफ आइंस्टाइन ने न्यूटन काबीना मुशावरत के बाद जो है वो मुकम्मल कर ली है, और अब इस काबीना में कौन कौन से न्यूटन शामिल हैं और इनका माजी क्या था, और अब ये न्यूटन कौन से नए फार्मूलों के तहत
हुकूमत जो है वो चलाएंगे। इसका एक मुकम्मल खाका भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो खबर सामने आई, इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें वज़ीर ख़ारजा और तारिक फ़ातिमी को मावन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का बाकायदा फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की काबीना में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को ख़जाना और साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। काबीना में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून, अता तारड़ जो हैं उन्हें वज़ीर इत्तलात और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को वज़ीर दिफा जो है वो बनाया जा रहा है। अब व्यूअर्स बाकी भी इसमें शामिल हैं, कुछ काबीना के लोग, अलीम खान हैं, अमीर मकाम हैं, चौधरी सालिक हैं, जाम कमाल हैं। लेकिन अब ये जरदारी साहब जिसको आइंस्टाइन कह रहे थे, यानी शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने अपनी ये काबीना के जो न्यूटन्स हैं ये कैसे तलाश किए और इन्होंने अब किस फार्मूले के तहत अपनी वजारतों को चलाना है। न्यूटन नंबर 1, इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब से जी मेरी बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं, सिटिंग्स कई घंटे हमारी हुई, और ये उन दिनों की बात है जब 2019 में नवाज शरीफ पाकिस्तान को छोड़कर बरतानिया आ गए और बरतानिया में 4 बरस रहे, बीमारी, डील और ढील की बातें और पूरी स्ट्रेटजी बनाकर वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन ये उस किस्म का सिनेरियो सियासी मंजरनामे पर उनके लिए नहीं है जिस तरह के वो हालात अपने लिए चाहते थे। डार साहब के ज़रिए वो इकॉनमी को रिवाइव करना चाहते हैं। डार साहब के ज़रिए वो दुनिया भर से डॉलर पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान में अपनी सियासी जमात के लिए पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डार साहब को अब वजारत ख़जाना की बजाय वजारत ख़ारजा का कलमदान जो है वो दिए जाने की बात हो रही है। इसकी कन्फर्मेशन भी आ गई है। और डार साहब के बारे में, यानी जब ये पाकिस्तान वापस आए तो आपको याद होगा कि ऐसी खबरें चली कि डार साहब लैंड ही किए तो देखें जी डॉलर जो है वो जो उड़ान भर रहा था ये नीचे आ गया। ऐसी बातें हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इनके हवाले से एक ख़ास किस्म का एक माइंड सेट रखती है कि एनी बॉडी बट डार, दीज आर द वर्ड्स ऑफ बिलावल, जो डार साहब को कभी भी वजारत ख़जाना का कलमदान देने के हक़ में नहीं थे, इसीलिए ये जो सीट है उनसे वापस ली गई। और अब उनके अंडर, यानी उनके साथ जो हैं, जो दूसरे साहब लगाए गए हैं जो ज़्यादा काम करेंगे, वो हैं जी आपके नवाज शरीफ साहब की ज़िद के ऊपर जिन्हें एकोमोडेट एक तरह से किया गया है, वो है फ़ातिमी साहब। अब फ़ातिमी साहब जहाँ पे इसहाक डार को एकोमोडेट किया गया, फ़ातिमी साहब का नाम जो है वो डॉन लीक्स में आपको याद होगा व्यूअर्स, और इन्हें मावन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा अमूर जो है वो लगाया गया है और तारिक फ़ातिमी साहब को ये मौका दिया गया है। और इससे पहले इन्हें फ़ारिग डॉन लीक्स की बुनियाद पर किया गया था। लेकिन देखना ये होगा कि अब जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है डॉन लीक्स का, तो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उन्हें किस हद तक जो है एक्सेप्ट करती है और उनकी परफॉर्मेंस से क्या वो खुश होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि डार साहब जिनका तजर्बा या जिस तरह की वो हुकूमत में वजारत ख़जाना चलाते रहे, क्या वो वजारत ख़ारजा भी चला सकेंगे या नहीं। और पाकिस्तान के जो ख़ारजा महाज के ऊपर जितने भी मामलात हैं वहाँ पर हमें क्या कोई खातिर खा कामयाबी मिलेगी। इनकी चीदा एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत के साथ जो है स्टेटमेंट्स की हद तक, या फिर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है भारत की के मामले पर क्या होगी, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, डार साहब क्या तालिबान से जाकर बात करेंगे, ईरान के साथ मामला को कैसे बढ़ाया जाएगा। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जुम्मतुल विदा पर के मौके पर जमात इस्लामी ने एक ऐलान कर दिया है कि हम जो आपकी अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है, उसके बाहर मिलियन मार्च करने जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को इस एम्बेसी के सामने इकट्ठा किया जाएगा। तो फिर आपके ऊपर अमेरिका का क्या प्रेशर होगा। IMF के साथ आप डील करने की बात करते थे, सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, लेकिन खारजा पॉलिसी में क्या इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके आप एक मजबूत खारजा पॉलिसी बना सकेंगे पाकिस्तान के लिए, या फिर हमारे खारजा अमूर को सिर्फ एकोमोडेट करने के लिए एक खाली सीट जो थी वो पुर की गई और जो संजीदा हलके हैं कहीं इन तमाम हलकों में संजीदगी नज़र नहीं आ रही और वे समझते हैं कि ठीक है यार एकोमोडेट कर दो, बाकी मामला जो है वो तो हम नहीं संभाले हैं। तो क्या एक डमी किस्म की नशिस्त आपने वजारत ख़ारजा को बना दिया है? ये एक इंतहाई अहम सवाल है
उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने डार साहब का नाम वजारत खारजा के लिए नामजद किया। व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो न्यूटन नंबर 3 है ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन हारे हुए हैं जी, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर उन्हें वजारत खारजा वजारत दिफा का कलमदान संभालने की का कहा गया है। वो तैयारी कर रहे हैं, खबरें यही आ रही हैं और ज़्यादातर वो टेलीविज़न पर पाए जाते हैं और इनका अपनी वजारत से लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैं ऑन पेपर ये बात बताऊं ना, वजारत दिफा के अंडर आती है पाक फ़ौज। तो पाक फ़ौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, ये इसकी खबर रखना जो है वो काम किसका है, वो हमारे वजारत दिफा के जो करता धरता है यानी वज़ीर साहब का। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब क्या किरदार अदा करेंगे, ये सिर्फ टेलीविज़न पर बैठकर टॉक शोज़ करेंगे और नवाज़ शरीफ के हक़ में और पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें आपको पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करते हुए नज़र आएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं और मौजूदा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला बनने के हवाले से जो है वो ख़बरें बाहर आ रही हैं। और इनके हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि जब ये निगरान वज़ीर आला थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाई हुई, ज़मान पाक के से लेकर इमरान खान की गिरफ़्तारी के मामले तक। खान साहब को टफ़ टाइम मिला पंजाब में और वो मोहसिन नकवी साहब थे, उनकी निगरान हुकूमत थी। और अब देखना ये होगा कि बीइंग वज़ीर दाखिला ये अपनी ड्यूटीज़ कैसे निभाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, वर्ल्ड कप आपका आ रहा है, तो कारकर्दगी वज़ारत दाखिला की कैसी होगी और बीइंग द चेयरमैन आपकी कारकर्दगी क्या होगी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों के अंदर मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये भी आपको याद रखना है व्यूअर्स कि अगले बरस पाकिस्तान को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी करनी है और 3 माह के बाद T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि दोनों रोल्स को जो आपके चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी साहब जो है वो किस तरह निभाते हैं। फिर न्यूटन नंबर 5 जो हैं आज़ाद तारड़ साहब, वो वज़ारत इत्तलात का कलमदान संभालने जा रहे हैं। ये वही हैं जो इमरान खान पर तोशाखाना से लेकर दीगर मुकदमात में तनकीद करते हुए आपको नज़र आते हैं। इधर से फैसला उनके हक़ में आ जाए या कोई रिलीफ मिल जाए, दूसरी तरफ से ये साहब जो हैं वो रटी रटाई बातें और घड़ी की जो कहानी है वो कौम को सुनाते हुए टेलीविज़न चैनल पर नज़र आएंगे।